जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। जैसे कि स्क्रीन पर लगे हुए तस्वीर को आप लोग देख पा रहे होंगे, यह नेपाल का जलता हुआ संसद भवन, नेपाल का जलता हुआ सुप्रीम कोर्ट, नेपाल का जलता हुआ पीएमओ हाउस है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण किसी देश की कानून व्यवस्था का सर्वोच्च संरक्षक माने जाने वाले न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया जाता? आखिर ऐसी कौन सी कारण रही जिसके कारण किसी देश की विधि बनाने वाली विधायिका अर्थात सांसद को आग के हवाले कर दिया गया? इसी सभी मुद्दे पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेपाल के भौगोलिक अवस्थिति को जान लेते हैं। तो नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो नेपाल भारत के उत्तर में अवस्थित है और यह हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। नेपाल पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसका कोई भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं टच करता है। नेपाल के अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो नेपाल की कुल जनसंख्या 2,96,00,000 है। नेपाल की कुल जनसंख्या का 75% के घरों में विदेश से पैसा आते हैं। अगर विदेश के पैसा आने का अगर परसेंटेज को देखा जाए तो 2003 और 5 में 3 और 4 में यह परसेंटेज आपका कितना था? 31.9%। कितना परसेंट है? 31.9%। वहीं 2010-11 में यह परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 55.8%। 2022-23 में यह परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 73.8%। तो यह था विदेश से भेजा जाने वाला धन को जो नेपाल में आ रहा है। अब देखेंगे नेपाल के व्यक्तियों के कुल आय में से विदेशों का योगदान कितना परसेंट है। तो अगर 2003-4 की बात करें तो यह परसेंटेज है 35.4। वहीं 2010-11 की बात करें तो यह परसेंटेज है 30.9% है। और 2022-23 की बात करें यह 33.66% हो जाता है। यह परसेंटेज आपका नेपाल के व्यक्तियों के कुल आय में से विदेशों का योगदान के परसेंटेज को बतलाया गया है। अब हम लोग नेपाल के कुछ और पहले की कहानी को जान लें तो 2008 से पहले नेपाल में 239 साल से चली आ रही राजशाही व्यवस्था कायम थी। लेकिन एक लंबे समय से गृहयुद्ध छिड़ने के बाद अंततः 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है। और लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता जिस व्यक्ति को चुनेंगे वही सत्ता में आएंगे और देश की कमान को संभालेंगे। तो 2008 के बाद नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित होती है। लेकिन 2008 से लेकर अभी तक को अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई जो अपना कार्यकाल को पूरा कर सके। मतलब कोई भी सरकार इसमें अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। इसमें लगभग 14 सरकार अभी तक बन चुका है। 2008 से लेकर 2025 तक की अगर बात करें तो टोटल 14 सरकार बन चुकी है जो कोई भी कार्यकाल इसमें अपना पूरा नहीं कर पाया है। तो यह 2008 की पहले की घटना था। अब सबसे बड़ी बात है कि नेपाल आखिर कुछ दिनों से जल क्यों रहा है। नेपाल की सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी कारण सोशल मीडिया बैन है? क्या वही एक वजह है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। नेपाल में कई प्रकार की घटना के कारण यह प्रदर्शन उग्र हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहला कारण इसमें आता है आपका बेरोजगारी। नेपाल में बहुत ही बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। जैसे कि 2010-11 की बात करें, 2010-11 में बेरोजगारी दर मात्र 3.6% था। 2011-12 में बेरोजगारी दर कितना रहा? 3.6%। वहीं
2022-23 में यह बेरोजगारी दर 22.7% पहुंच गई। मतलब बेरोजगारी दर अपने चरम सीमा को छू लिया है। देख रहे हैं कितना का डिफरेंट है। 2010-11 में मात्र बेरोजगारी दर 3.6% है। 2022-23 में यह बेरोजगारी दर कितना हो गया? 22.7। मतलब अपने चरम सीमा को छू लिया। सबसे पहला कारण क्या होता है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी के कारण यहाँ के युवाएं विदेश की ओर पलायन करने लगे। जैसे कि कुछ युवा रूस के सेना में शामिल होने लगे। उसके बाद भुखमरी से भी ग्रसित हुए नेपाल के जनता। अब दूसरा प्रमुख कारण हम लोग जानते हैं इसके पीछे क्या रहा है। दूसरा कारण की बात करें तो वहां की भ्रष्ट सरकार। एक रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि टोटल एशियाई देशों में से सबसे भ्रष्ट देश में टॉप में आपका कौन आता है? नेपाल आता है। मतलब एशिया के सभी भ्रष्ट देश में से सबसे टॉप में आपका नेपाल है। और तीसरा कारण अब हम लोग जानेंगे। तीसरा सबसे प्रमुख कारण वह है सोशल मीडिया बैन, जिसके कारण आम जनता को रोड पर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता है। यहां पर कुछ दिनों से एक हैशटैग वायरल हो रहा था, जो था नेपो बेबी और नेपो किड्स। इसके माध्यम से यह वीडियो में बतलाया जा रहा था कि आम जनता के जीवन शैली और राजनेता के बच्चों के जीवन शैली में क्या अंतर है। राजनेताओं के बच्चों की जीवन शैली को जो दिखलाया जा रहा था, इसमें लग्जरी गाड़ियों में घूमना, आलीशान बंगलों में रहना, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे राजनीति के बच्चे। जबकि आम नागरिक एक टाइम की भोजन पाने के लिए भी कई जनता यहां पे तरस रही थी। यह वीडियो बहुत ही काफी वायरल हो रहा था। इसी बीच सरकार ने 4 सितंबर 2025 को टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देता है। सरकार किसकी है? केपी ओली की सरकार ने टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देता है। जिसके बाद नेपाल के नागरिकों को यह एहसास हुआ कि यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना गया है। हमारे बोलने की आवाज को दबा दिया गया, विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, ताकि उनके नाकामियों को कोई उजागर ना कर सके, उसके बच्चों की लाइफ स्टाइल के बारे में कोई किसी जनता को नहीं बता सके। इसलिए उन्होंने टोटल 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, जिसमें प्रमुख था आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इस सभी पर बैन लगा दिया गया। और इन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बंद किया गया क्योंकि यह कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं कराई है। लेकिन इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था अपना नाकामियों को छिपाना, जिसके बीच जनता में आक्रोश फैलता है। जनता में आक्रोश होने के बाद 8 सितंबर दिन था, 8 सितंबर 2025। 8 सितंबर 2025 को जनता प्रदर्शन करने के लिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रोड पे आते हैं। यह जनता कौन थे? जिसका एज 13 से 30 के बीच में था, जिसको जेन जी नाम दिया गया। यह युवा पीढ़ी था। यह प्रदर्शन करने के लिए रोड पर आते हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए यह आगे की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते हुए यह संसद परिसर में पहुंचता है। संसद परिसर के पहुंचने के बाद इसका पुलिस से झड़प हुआ। और पुलिस से झड़प होने के बाद पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक इस पर गोली चला दी गई। यहां पे देख रहे होंगे, यह पुलिस के साथ झड़प होने के बाद पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इस पर गोली चलाती है। जिसमें टोटल 19 व्यक्ति मारे गए इस गोली से, और 400 से प्लस व्यक्ति घायल हुए। हो सकता था यह गोली प्रदर्शन को रोकने के लिए युवाओं के पैरों में मारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार तानाशाही रुख को अपनाए हुए थी। सरकार का मेन मकसद था इसकी आवाज को दबा देना। और अंततः यहां पे 19 व्यक्ति मारे गए, जिसमें से कई नवयुवक भी थे। एक प्रदर्शन में देख रहे होंगे, एक लड़का
अपना बनियान को दिखाते हुए, जो ब्लड से पूरी तरह से लहूलुहान था, वह दिखा रहा था कि मैंने देखिए नेपाल के लिए गोली खाई है। आखिर उस बच्चे का क्या गलती था जिसका एज मात्र 12 और 14 के बीच में था? उनको गोलियों से भून दिया गया पुलिस के द्वारा। यह सरकार की तानाशाही रुख को दिखलाता है। और इसी के बीच वहां की जनता और आक्रोश होती है। जनता आक्रोश होने के बाद सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए और भीड़ जमा होती है। इसके बीच सरकार ने आनन फानन में आकर 8 सितंबर के ही रात टोटल 26 मीडिया पर लगे हुए बैन को हटा दिया। लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका था कि इसको रोकना संभव नहीं था। यह प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे सभी सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले करते जा रहा था। इसी बीच केपी ओली की सरकार ने सेनाओं से मदद मांगा और सेना की तरफ से जवाब आता है कि महाशय, पहले अपना गद्दी को छोड़ें, तभी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अंततः 9 सितंबर 2025 को केपी ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके पहले कई मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन केपी ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देते हैं। इन्हें अपना प्रधानमंत्री के पद से बहुत ही मोह था। इतना निर्दयनीय घटना होने के बाद भी ये अपना पद पे बने हुए थे, लेकिन जब सेना की ओर से जवाब होता है कि आप पद को छोड़ें तभी हम आपकी सहायता कर सकते हैं, उस समय केपी ओली को भी डर बन चुका था कि यह युवा भड़क चुका है, हो सकता है हमें भी मार दिया जाए। इसलिए आनन फानन में आके इन्होंने 9 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा देता है और इस्तीफा देने के बाद यह भाग निकले यहां से। कई नेता को देखे होंगे गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई नेताओं को देखे होंगे हेलीकॉप्टर से रस्सी के माध्यम से लटक कर अपना देश को छोड़कर भाग रहे थे। तो यह सब भ्रष्टाचारी का कारण था। बहुत दिनों से ये लोग भ्रष्ट में जुड़े हुए थे। तो 9 सितंबर 2025 को केपी ओली शर्मा अपना पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी यह प्रदर्शनकारी बहुत आक्रोश में थे। यह सरकारी दफ्तर को फूंकते हुए चले गए, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे होंगे, सरकारी दफ्तरों को फूंकते हुए जा रहे थे। यह वही जेएनजी है जिसका एज मात्र 13 से 30 के बीच में है। और अंततः जाकर यह प्रदर्शन रुकता है जाकर 12 सितंबर को। 12 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हुई। अभी तक नेपाल में एक भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी हुई थी। तो नेपाल की पहली प्रधानमंत्री महिला में से कौन हुई? सुशीला कार्की। इसको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसको यह जिम्मेदारी सौंपा गया है कि 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए और जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उसे सत्ता सौंपा जाएगा। लेकिन सुशीला कार्की के पास जो यह 6 महीना का कार्यकाल है, क्या यह साधारण पूर्वक रहने वाला है? कदापि नहीं, क्योंकि सुशीला कार्की मंत्रिमंडल का शपथ लेने के बाद यह अपना मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकती है, लेकिन इसके पास कई चुनौतियां भरा कारपूर्ण है। जैसे कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया, उसको पुनर्निर्माण कराना, जनताओं के बीच अपना विश्वास को जगाना, दूसरा कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से बहाल करना, इस सारी चुनौतियों से घिरा हुआ कौन है? सुशीला कार्की। लेकिन सुशीला कार्की अपने अच्छी छवि के लिए जानी जाती है। सुशीला कार्की को नवयुवक का अर्थात जेएनजी का भी समर्थन प्राप्त है। बात करें अंतरिम सरकार की, बात करें तो अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? तो अंतरिम सरकार एक प्रकार का अस्थायी सरकार या आपातकालीन सरकार भी इसको कह सकते हैं। अगर किसी देश में गृह युद्ध चल रहा हो और पिछले सरकार भ्रष्ट में से लिप्त हो, तो उसको हटाकर कुछ दिन के लिए अंतरिम सरकार गठित किया जा सकता है, ताकि वहां के शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। तो उसी तरह यहाँ पर नेपाल के अंतरिम सरकार के लिए जिम्मेवारी किनको सौंपा गया है? तो सुशीला कार्की। इनका
प्रमुख कार्य होगा 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराना है, और इसमें जो भी पार्टी चुनाव जीत कर आती है उसे यह सत्ता को सौंपना। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह नेपाल की सरकारें आती है और अपने शासन को किस प्रकार संभालती हैं। तो इसी के साथ यह था आपका नेपाल का पूरा घटनाक्रम। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।